आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखने का तरीका क्या होता है एसएम में? बेटा एसएम में ना 3 ही केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन। बाकी 4 जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स समझा दो। तो अब क्या करोगे, पहले बताओगे आंसर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स क्या होता है और चारों मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन समझाओगे और छोटा सा मैट्रिक्स भी बनाकर आ जाना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही आंसर ऑफ जी का है तो उनका मैट्रिक्स भी बनाकर आ जाना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। बट केस बेस्ड क्वेश्चन की आंसरिंग कैसी होनी चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चन की? तो देखो, और बाय द वे ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, है ना? आप ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, यानी ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। दिस यू कैन अप्लाई एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू इन जनरल थ्योरी आंसर्स लिखने का क्या तरीका होता है इन जनरल, फिर मैं एसएम स्पेसिफिक आऊंगी। इन जनरल थ्योरी आंसर्स लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? दिस थ्योरी आंसर्स कैसे लिखना है ये आपके एग्जाम में लिटरली 15 मिनट सेव कर देगा। एंड यू अंडरस्टैंड द कीमत ऑफ 15 मिनट्स। आपको समझता है 15 मिनट की कीमत, है ना? आपने दिया है सीए फाउंडेशन भी दिया है तो आप लोग को पता है 15 मिनट की कीमत। या अगर आप लोगों ने बीकॉम एग्जाम दिया है तो पता है कि भाई कितनी जल्दी अपन को वो पेपर कंप्लीट करके निकलना होता है। तो समझना, दिस विल सेव यू 15 मिनट्स। पहला, ट्राई टू राइट एनीथिंग इन पॉइंटर्स। बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने से ऑलवेज बेटर होता है टू राइट द आंसर इन पॉइंटर्स। बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आप जब बड़ा बड़ा पैराग्राफ होता है ना तो कभी कभी एग्जामिनर भी चेकर भी गुम हो जाता है उस पैराग्राफ में, लेकिन पॉइंटर्स में एकदम क्रिस्प उसको आंसर नजर आता है। ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए कि हर पॉइंटर का एक छोटा सा हेडिंग हो। आपको भले बुक में हेडिंग नहीं दिया होगा तो भी आपको तो आता है ना भाई हेडिंग बनाना। कोई पॉइंट है उसका आप तो हेडिंग बना सकते हो ना, अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छा। पॉइंटर्स में तो आंसर लिखना ही चाहिए रादर देन पैराग्राफ्स, और कोशिश होनी चाहिए कि उसकी हेडिंग हो। मेन पॉइंट्स को हमेशा हमेशा हमेशा, मेन कीवर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करो। मतलब ऐसा एकदम क्लैरिफाई कर दो। कोई भी चेकर ऐसा नहीं होता जिसकी मेन इनकम ही चेकिंग चल रही है, बहुत रेयरली ऐसे होता है। उनकी साइड इनकम या फिर एक फेवर टू आईसीआई होता है। जो लोग चेक करते हैं ना, ये मत सोचना कि इनकी मेजॉरिटी ऑफ इनकम इज चेकिंग। या तो साइड इनकम होती है या फिर वो फेवर कर रहे हैं आईसीआई पे पेपर चेकिंग करके। वो आपका पेपर चेक करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू इवैल्यूएट इट। बट सोचो उनका अगर दिन खराब गया है, बड़े सारे बुरे दिन के बाद उन्होंने आपके पेपर देखा और राइटिंग बकवास, बड़ा बड़ा पैराग्राफ में आंसर है और कुछ अंडरलाइन नहीं है, क्या है उसको सब पढ़ना पड़ेगा। समझना, ही हैज टू रीड एवरी सिंगल थिंग। अभी मैं आप लोग का पेपर चेक करने आई थी तो मैंने सिर्फ 2 वर्ड ढूंढने की कोशिश की, या तो बच्चे मार्केट डेवलपमेंट लिखे होंगे या डाइवर्सिफिकेशन लिखे होंगे। जिस बच्चे ने भी अंडरलाइन किया था उसको मुझे क्लियरली दिख गया इसने क्या आंसर लिखा है। एक जिस्ट तो दिख गया, इवैल्यूएटर के दिमाग में भी क्या है, अच्छा इसको आंसर पता है, चलो आओ अब आंसर चेक करते हैं। ही नोज द आंसर। तो जैसे प्रैक्टिकल में डब्बा किया जाता है आंसर को, वैसे मेन पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन करना, हमेशा। क्लियर है? क्लियर है? गिव स्पेसिंग बिटवीन 2 लाइन्स ऑल्सो एंड 2 वर्ड्स ऑल्सो। पता नहीं कौन सा पेपर बचाने की जंग में अपन चले जाते हैं लिखते टाइम कि छोटा छोटा लिखेंगे, सब कुछ पास पास, समझ नहीं आ रहा एक वर्ड का एंड कहाँ है दूसरे का शुरुआत कहाँ है। कर्सिव राइटिंग इस तरीके की कर्सिव कर देंगे, मतलब भगवान भगवान ही समझ सकता है वो राइटिंग, है ना? तो ट्राई टू गिव स्पेसेस। यार जगह भी जाएगी, आंसर भी बड़ा दिखेगा। अपन तो आधी से ज्यादा कोशिश क्या कर रहे होते हैं थ्योरी में कि आंसर कैसा बड़ा दिखाएं।
तो एक बेसिक चीज तो करो, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस और 2 लाइंस के बीच में स्पेस। मैंने बोला ना पॉइंटर्स में आंसर लिखने की कोशिश क्या करो, तो वो पॉइंटर्स के बीच में स्पेस छोड़ो। क्यों स्पेस छोड़ो? ताकि वो आंसर क्लीन दिखे। यार जितना प्यार से प्रेजेंट करके दोगे ना चेकर को, उतना वो खुशी से देखेगा उसको। नाउ समझना, पहला जो अपन आंसर लिखते हैं और जो आखिरी आंसर लिख रहे होते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जमीन आसमान का अंतर। पहला आंसर आपका दुनिया का बेस्ट राइटिंग में होता है और आखिरी आंसर भगवान भरोसे राइटिंग में होता है ना? तो कोई बात नहीं यार, ये तो एकदम ह्यूमन नेचर है। जब अपन टेस्ट लिखते हैं तो वो अपने कंट्रोल में नहीं होता कि पहले आंसर और आखिरी आंसर की राइटिंग एकदम अप्रतिम रखें। बट ये सब तो कर सकते हो ना यार, आखिरी तक पॉइंटर्स में आंसर लिखना, हेडिंग देने की कोशिश करना, अंडरलाइन करना, स्पेसिंग छोड़ना। इतना राइटिंग अच्छी हो या बेकार, इतना तो कर सकते हैं ना अपन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, ट्रस्ट मी। हम लोग जब मैं पढ़ती थी ना, तब ऐसा चलन हो गया था कि सजाओ, तो हम लोग तो सजाते भी थे। अगर जैसे कोई क्या बोलते हैं, कोई हेडिंग लिख रहे हैं तो उसको ऐसे ऐसे करके सजा देते थे। ये सब मत करना, ये हमारी गलती थी, ये हमारी गलती थी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है ना? ऑल्सो ये एक जनरल पॉइंट है कि ना, क्लियर कट टॉप में आंसर नंबर लिया करो। आंसर नंबर एट टॉप मिडिल, ताकि समझ आए सामने वाले को अच्छा नया आंसर शुरू हो गया है। और यार पेपर बचाने की अपन को कोई कोशिश नहीं करनी है। अपन ने खूब सारी रजिस्ट्रेशन फी दिया है, उस रजिस्ट्रेशन फी में तुम्हारे सारे पेपर इन्वॉल्व हैं। प्लस अगर तुम पेपर मांगोगे वो सप्लीमेंट्री, तो दूसरे और सोचेंगे। ये भी याद रखना, कितना मजा आता है ना अपन को दूसरों को परेशान करके। तो यही सोचकर फुल यूज करो सप्लीमेंट्री का। फुल यूज मतलब अगर आधा से ज्यादा पेपर में आंसर खत्म हो गया ना बेटा, तो नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट पेज में लिखो। ये बात समझ आ रही है? ये जनरल पॉइंटर्स हैं, ये जनरल पॉइंटर्स हैं। क्लियर? दीज आर जनरल थ्योरी थिंग्स। नाउ हाउ टू राइट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आंसर। अगर आप इसको ऑडिट लॉ में भी अप्लाई करना चाहते हो कोई गलत नहीं है, मैं स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करने वाली हूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का केस स्टडी, सिर्फ केस स्टडी। इसको मैं प्यार से नाम देती हूं फैक्ट बेस्ड। FACT, FACT तरीका है लिखने का, FACT तरीका है लिखने का। फर्स्ट, फैक्ट्स ऑफ द केस एट द टॉप। एट द टॉप सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस। सबसे पहले केस के बारे में 2-4 लाइनें लिखो, ताकि आप उस केस को शुरुआत दे सको। आप कुछ बात करने वाले हो तो किस बारे में बात करने वाले हो? डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं। किसी केस के बारे में बात करने वाले हो तो उस केस के बारे में 2-4 लाइनों में समझाना। कभी कभी केस से ही आंसर बनता है, कभी कभी केस से ही आंसर बनता है, यानी केस की चीजों को ही आंसर में आइडेंटिफाई करना होता है। कभी कभी विद क्वेश्चन अपन समझ जाएंगे ये चीज। उसमें भले 2 लाइन का, लेकिन स्टार्टिंग का केस स्टडी लिखना है, भले 2 लाइन का, है ना? तो स्टार्ट किससे करना है? फैक्ट्स ऑफ द केस। वो भी इंपॉर्टेंट चीज बस हाईलाइट करना है। एग्जाम्पल, मैं अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि यार मुझे फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या बताना जरूरी था। ठीक है? फिर है अप्रोच। अप्रोच मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, उसके बारे में कुछ, लाइक मीनिंग एक्सेट्रा। छोटी सी मीनिंग दे दिया, छोटी सी मीनिंग दे दिया। फिर है कनेक्ट। अच्छा यहां पर भी लिख लो 2 लाइनर। फैक्ट्स ऑफ द केस में भी अपन को 2-3 लाइंस मैक्स। कनेक्ट में आप फैक्ट को अप्रोच के साथ कनेक्ट करोगे कि भाई आपको क्या फैक्ट ऑफ द केस में ऐसा दिखा जिसके कारण आपने बोला डाइवर्सिफिकेशन इज द आंसर, कनेक्टेड हियर। वापस, आपको क्या फैक्ट ऑफ द केस में ऐसा दिखा जिसके कारण आपने अप्रोच बताया डाइवर्सिफिकेशन, उसका कनेक्ट करो, जो अपन लॉ में भी करते हैं। लॉ में कनेक्ट करते हो ना आप, बस वो कनेक्ट। कनेक्ट
केस विथ अप्रोच, और लास्ट है टाई अप यानी कंक्लूजन। बच्चे ट्रस्ट मी ऑन दिस, कंक्लूजन इज अ मस्ट। मैम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सेम रिपीट कर देना फैक्ट को, कि इसीलिए हम बोल रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन है। सेम रिपीशन चलेगा बट कंक्लूजन होना चाहिए। अब देखना कई क्वेश्चन ऐसे हैं कंक्लूजन में सेम जो अपन ने ऊपर लिखा है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? समरी होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे जो ऊपर बता चुके हैं उसी का तो समरी देंगे, कंक्लूजन कुछ अलग थोड़ी दे देंगे। कंक्लूजन ये इसलिए डाइवर्सिफिकेशन है। क्लियर? दिस इज हाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर लिखा जाएगा। फैक्ट्स ऑफ द केस, अप्रोच, कनेक्ट, टाई अप। फैक्ट्स ऑफ द केस, अप्रोच, कनेक्ट, टाई अप। और इन जनरल अपन को ये पॉइंटर्स याद रखने हैं।